ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी सूर्य देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्रोत में द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप अलग से हम प्रस्तुत करते हैं। और इसके अंतिम भाग में जो अंक शास्त्र है उनका अंग्रेजी भाग अलग से प्रस्तुत होता रहा है। और यह भी सभी आपके सुझावों के अनुरूप है, क्योंकि कुछ लोगों से, कुछ दर्शकों से, जो हमारे नियमित दर्शक हैं, उनसे सुझाव आया था कि कुछ लोग हिंदी से असहज हैं और अंक ज्योतिष पर पकड़ चाहते हैं, इसलिए इसकी प्रस्तुति अलग से। हमारे गुरुजनों का भी इसमें उन्होंने भी सहमति दी और इसलिए हमने अलग से प्रस्तुत किया। हालांकि मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन दर्शकों की सुविधा के लिए और जनमानस के लिए हम मेहनत करते हैं। आशीष आपका, शुभकामनाएं आपकी हमारे साथ है, जो कि हमें बल देता है। आज अस्वस्थ हूँ, फिर भी पंचांग रुका नहीं है, पंचांग चल रहा है और आज भी मैंने पंचांग, आवाज हमारी थोड़ी बंधी हुई है, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ क्लियरली आपसे बात। तो पंचांग, जो हम आम बोलचाल की भाषा में पंचांग के बारे में समझते हैं कि यह शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, ऐसी बात नहीं है। पंचांग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हैं और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाते हैं। तो चलिए, आइए पंचांग का अनुसरण करके हम पंचांग की भूमिका को देखते हुए पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति और समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को सफल और समृद्ध बनाने में आगे बढ़े। साथ ही साथ मेरा सुझाव और आपसे आग्रह रहेगा कि इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करें और अपने जीवन को सफल समृद्ध बना सकें। हम सब इस कार्य में, उनके इस कार्य में एक माध्यम। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। दैनिक पंचांग 5 भागों में प्रस्तुत है और यह 5 भागों में जो प्रस्तुत है उसकी सूची आपके समक्ष। पहला भाग, यह पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है। हम जो लघु पंचांग प्रतिदिन लाते हैं वह पंचांग और मुहूर्त पर हुआ करता है। तो पहला भाग पंचांग, मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार चंद्रमा आज कैसा दिन के संकेत दे रहे हैं, जो कि जिसे तारा बल कहा जाता है, और वह नव तारा चक्र पर आता है। तो थोड़ी चर्चा जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन है, और थोड़ी चर्चा नव तारा चक्र पर कि कौन से ग्रह जातक के लिए परेशान कर सकते, कौन सी दशा महादशा उनको विचलित कर सकती है, चुनौती दे सकती है, और कौन सी दशा महादशा उनके लिए मान सम्मान आदि बना सकती है, कौन से लोग उनके लिए समस्या के कारण बन सकते हैं। यह सब नव तारा चक्र। जन्म कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे दिख रहे हैं, फिर भी अच्छे फल नहीं दे रहे, वो भी नौ तारा चक्र। तो दूसरा भाग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तीसरा भाग, हमने दूसरा भाग में नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन देखा, जिसे हम तारा बलन कहते हैं, जो नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। तीसरा जो भाग है इसे तारा बलन कहते हैं,
यह जन्म राशि के अनुसार है, यानी चंद्रमा जिस जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है और आज जिस राशि में है गोचर करता है, उससे संबंध उसको तालमेल करके यह निकाला जाता है। चौथा जो प्रस्तुति है बहुत ही महत्वपूर्ण वही है, जो किसी भी कार्य को करने के लिए आज कौन सी अवधि सबसे ज्यादा उपयुक्त, कौन से कार्य कौन सी अवधि। और पांचवा अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिख रहा है। इन पांचों के साथ हम चलते हैं, आपको सबसे पहले पंचांग की तरफ चलते हैं, पंचांग के पांचों अंग की तरफ चलते हैं, उसके बाद दैनिक पंचांग के पांचों अंग को फिर बारी बारी। तो कहीं जाइएगा नहीं, फास्ट फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, आपके लिए यह ज्ञानवर्धक ही नहीं अति उपयोगी। चलिए चलते हैं दैनिक पंचांग के पहले भाग। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिनांक 13 जुलाई 2025, माह श्रवण पक्ष, कृष्ण शाका संवत 1947, विश्व विक्रम संवत 2082, कलायुग कलयुग का पांच 126। आज का सूर्योदय 5:07 पर, सूर्यास्त 6:43। सनराइज एट 5:07 AM, सनसेट एट 6:43 PM। आज का दिशा शुद्ध पश्चिम है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आप घी या दलिया का सेवन कर यात्रा। आज का तिथि, पंचांग के पांचों अंक को देखते हैं। वार रविवार है। तिथि देर रात्रि 1:02 तक तृतीया, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात चतुर्थी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 6:53 तक श्रवण, जो चंद्रमा का अपना ही नक्षत्र है। उसके बाद धनिष्ठा, जो मंगल का नक्षत्र। योग संध्या ये 6:01 तक प्रीति, उसके बाद आयुष्मान। करण अपराह्न 1:26 तक वनिश, तत्पश्चात रात्रि के 1:02 तक वृश्चिक भद्रा, उसके बाद पौध। तो ये रहे पंचांग के पांचों। पंचांग के पांचों का अध्ययन करने के बाद चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त की ओर, लेकिन इसके पूर्व शिव का वास देखते हैं, भोलेनाथ को नमन करें। जय भोलेनाथ। तो आज तृतीय और चतुर्थी, जब तक तृतीय है यानी देर रात्रि 1:02 तक, तब तक भोलेनाथ क्रिया स्थल पर है, जो कि शुभ नहीं है। तत्पश्चात वे कैलाश पर्वत पर जाते हैं, जो कि सुखद। जय भोलेनाथ। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:28 से 12:22 तक, अमृत काल रात्रि के 8:36 से 10:02 तक, विजय मुहूर्त 2:11 से 3:06 तक, गोधूली बेला संध्या 6:42 से 7:03 तक, निश्चिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से 0:16 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निश्चिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते। अशुभ मुहूर्त में सबसे ज्यादा प्रभावी राहु काल, जिसका हमने साप्ताहिक कैलेंडर आपके उपयोग के लिए YouTube पर रखा है, ताकि आप उसका उपयोग करें और किसी भी कार्य में जो राहु काल के अंतर्गत ना आरंभ करें, नहीं करें, ताकि आपके कार्य में शुभता ही शुभता हो, अशुभता की स्थिति नहीं हो, कोई भी अशुभ काल आपको प्रभावित न कर सके। राहु की छाया भी आपके कार्यों पर डर, इसी उद्देश्य से राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर हमने YouTube पर रखा है, जरूर उपयोग। तो आज का राहु काल अपराह्न 5:01 से सूर्यास्त तक यानी 6:45। गुलिक काल अपराह्न 3:19 से 5:01 तक। यमगंड दिन के 11:56 से 1:37 तक। वर्ष दिन के 10:52 से 12:28 तक। और भद्रा अपराह्न 1:26 से रात्रि के 1:02। भद्रा 6:53 संध्या तक यानी सूर्यास्त तक, लगभग सूर्यास्त से 10 मिनट आगे तक पाताल में है, और उसके बाद वे मृत्यु लोक में होते हैं, दोनों अशुभ। पंचक
संध्या 6:53 से कल सूर्योदय तक और उसके बाद। तो ये रहे हमारे पंचांग के महत्वपूर्ण और शुभ अशुभ मुहूर्त। आगे हम चलते हैं, ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं, ग्रहों के गोचर को देखते हैं। तो सूर्यदेव कमजोर अवस्था में है। सूर्यदेव कमजोर अवस्था में है क्योंकि ये गोचर करने वाला है। मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव तथा शनि देव मजबूत स्थिति में है, शक्तिशाली स्थिति में है अंश के अनुसार। और शनि देव भी अंश के अनुसार कमजोर आज हुए। और आज बता दें कि शनिदेव आज 13 तारीख है, आज रात्रि से वे, तो हम आगे चर्चा करेंगे, वे बकरी चाल में आ रहे हैं। सूर्यदेव 16 तारीख को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। आज चंद्रदेव मकर राशि से कुंभ राशि में है। शेष ग्रह अपने यथावत स्थिति में रहे, केवल नक्षत्र परिवर्तन। तो आज का दिन जो ग्रह मित्र राशि में है वे दो ग्रह हैं, शत्रु राशि में दो ग्रह हैं, सम राशि में चार ग्रह हैं और अपनी ही राशि में एक ग्रह। और वे ग्रह शुक्र देव हैं जो वृषभ राशि में है, वृषभ राशि शुक्रदेव की। इस प्रकार सूर्यदेव, शनिदेव और बुध देव की राशि में दो दो ग्रह हैं। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है, मंगल को छोड़कर, क्योंकि मंगल की राशि में कोई भी ग्रह नहीं है। नक्षत्र को का संबंध अगर ग्रहों से देखें तो मित्र नक्षत्र में दो ग्रह, शत्रु नक्षत्र में दो ग्रह, सम नक्षत्र में दो ग्रह और स्व नक्षत्र में तीन ग्रह। और ये तीन ग्रह कम से कम स्व नक्षत्र में जो हैं वे हैं चंद्रदेव, जो श्रवण नक्षत्र के पांचवें चरण पर है, बुधदेव अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में और शनिदेव उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण। और इस प्रकार ये तीन तीन जो ग्रह हैं ये स्व नक्षत्र। बृहस्पति और राहु आपस में दो ग्रह ऐसे हैं जो आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, राहु देव बृहस्पति के। उसके पश्चात केतु और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं जो स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनकी नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं। अब बच गए हमारे पास 8 ग्रह और 7 ग्रह, 8 ग्रह नहीं 7 ग्रह। तो चंद्र उसमें से चंद्रदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में दो दो ग्रह हैं और शेष 5 ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। हम दूसरे भाग में चले, इसके पूर्व जुलाई मास में जो ग्रहों की गोचर स्थिति है वह आपके समक्ष हम लेकर आते। सूर्यदेव 16 जुलाई को 5:40 पर राशि परिवर्तन करेंगे। बुध देव अस्त होंगे 19 जुलाई को और शनि देव आज 9:36 से वक्री होने जा रहे हैं। और याद रखें, लंबी अवधि है, शनि धीरे धीरे चलते हैं, 28 नवंबर 2025 तक ये वक्री अवस्था है। तो जिनका 7.5 है, जिनका कंटक सदी है, वे सब सावधान रहें। चंद्रमा से देखें कि आपके शनिदेव भी कहाँ गोचर कर और इसके फल कैसे हो। तो चलते हैं अब आपको हम लेकर दूसरे भाग। दूसरा भाग जैसा कि हमने कहा था, चंद्रमा आज कैसा संकेत दे रहे हैं नक्षत्र में के अनुसार, कि क्योंकि नक्षत्र ही ग्रहों के मन होते हैं, इसलिए नक्षत्र के अनुसार से देखना ज्यादा लाभकारी होता है। तो चंद्रमा आज नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन के संकेत दे रहे हैं, तारा बन होता है।
यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में थे, उन दोनों को तालमेल बिठाकर हम आज का फलित करते हैं। यह ताराबलम इसको कहा जाता है, इस पद्धति को। और यह पद्धति जो मूल बेसिक पद्धति पर आधारित है, वह है आपका नव तारा चक्र पद्धति। तो ताराबलम आज के दिन के बारे में बताता है चंद्रमा के गोचर के अनुसार, और नव तारा चक्र पद्धति जातक के पूरे भविष्य के बारे में बताता है, जन्म कुंडली पर आधारित है। और यह आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उनके नक्षत्र समूह के स्वामी, क्योंकि कोई भी नक्षत्र तीन तीन ग्रहों के, कोई भी ग्रह तीन तीन नक्षत्रों के स्वामी हो, इसलिए ग्रहों के अपने मन नहीं होते, वो उसी के अनुसार फल देते। नौ तारा चक्र पद्धति जीवन से संबंध रखता है। यह दशा महादशा कैसा फल देने जा रहा है, ये शुभ है या अशुभ है। यदि शुभ है तो उस पे अवधि में हम सारे काम को निपटाने का कोशिश करेंगे, सारी योजनाएं जो हमारी हैं तो धरी की धरी न रह जाए, वह जो है समस्या कारक नहीं हो, इसलिए उसको हम अच्छी तरह से रखते हैं या उपयोग करते हैं। वहीं यदि कोई चुनौती भरा समय आ रहा है तो हम अपने आप को सावधान करते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं, सावधान रहते हैं कि जो है हम कैसे अपने आप को बचाए। और इसके बाद जन्म कुंडली में चंद्रमा, जन्म कुंडली में कोई ग्रह बहुत अच्छे नजर आ सकते हैं, किंतु यदि नौ तारा चक्र पद्धति पर अच्छे अवस्था में नहीं है तो फिर नहीं अच्छा फल। यह हम थोड़ा आगे समझ में हमारे साथ आ जाएगा। और उसी तरह से जब हमारे जीवन काल में हम विभिन्न व्यक्तियों से मिलते हैं, कुछ लोगों से रिश्ता भी बना लेते हैं, वह हमारे लिए कैसा होगा, यह नव तारा चक्र पद्धति। तो इस तरह से हम इसकी का उपयोग विभिन्न रूपों में कर सकते हैं। संक्षेप में नवतारा यहाँ आपको बता दें कि नवतारा चक्र पद्धति की सटीकता और उपयोगिता के मद्देनजर इसका वीडियो हमने यूट्यूब पर रखा, साथ ही साथ प्रैक्टिकल वीडियो भी हमने रखा है जो आपके उपयोग की। नवतारा चक्र पद्धति पर जो वीडियो डाला है उसमें हमने भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली डाली है। और वास्तविकता पे तो आपस में कैसे संबंध थे वो जग जाहिर है, सबको पता है। इतिहास के पन्नों में भी जो भी छुपा है वह वास्तव में छुपा नहीं है। और नौ तारा चक्र पद्धति से हम यह जान साबित करने की कोशिश करते हैं कि भगवान राम का संबंध माँ सीता के साथ, भगवान राम का संबंध पवन पुत्र हनुमान के साथ, पवन पुत्र हनुमान का संबंध सीता के साथ, सीता का संबंध पवन पुत्र हनुमान के साथ कैसे है। तो चलिए नवतारा चक्र पद्धति पर उस वीडियो को जरूर आप देखें और उससे कुछ सीखने का प्रयास करें, वह आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा, यह हमारा पक्का विश्वास है। क्योंकि हम भी जब सीखे थे तो इसी तरह से सीखे, और नवतारा चक्र पद्धति बहुत ही सटीक है, आजमाया हुआ है। तो चलते हैं कैसे संक्षेप में कैसे नवतारा चक्र काम करते हैं। ग्रह कुल 27 होते हैं और 27 ग्रह जो होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं कुल, और ग्रह 9 ही होते हैं। जब ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं यानी नक्षत्र ही फल देते हैं, तो कौन से नक्षत्र इस ग्रह के फल देंगे कैसे जाने। इसलिए इन 27 नक्षत्रों को तीन श्रेणी में रखा गया, तीन भागों में बांटा गया। पहला से 9वां नक्षत्र तक एक भाग या एक पहला श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरा श्रेणी, और 19वां से 27वां तक तीसरी श्रेणी। और इसके बाद ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा। केतु पहला महादशा के ग्रह, शुक्र उसके बाद, सूर्य उसके बाद, तत्पश्चात तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, और बृहस्पति नौवां।
इन ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया और ये ग्रह को जब नक्षत्रों से जोड़ा गया तो पहला जो नक्षत्र हुआ हर समूह में से, हर श्रेणी में से पहला 10वां और 19वां नक्षत्र उसका स्वामित्व पहला महादशा का ग्रह केतु देव को दिया। यानी हर ग्रुप में से पहला नक्षत्र के स्वामी केतु देव को। इसी प्रकार दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र समूह के स्वामी शुक्रदेव बने दूसरे। और इसी क्रम में चलते हुए 9, 18वां और 27वां नक्षत्र समूह के स्वामी के नक्षत्र के समूह के स्वामी बुध देव बने। और इस प्रकार ग्रहों को नक्षत्र से जोड़ा गया। अब इससे भी महत्वपूर्ण है, यह तो एक विधि अपनाई गई। फलित कैसे करते हैं? फलित के लिए जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, यानी हमारा जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, उनके नक्षत्र स्वामी जो बनते हैं वह उस ग्रह से गणना आरंभ की जाती है। तो वहां से जब हम गणना आरंभ करते हैं तो पहला जो ग्रह होता है यानी जन्म नक्षत्र स्वामी, वे पहला ग्रह हुए, वे मिश्रित फल देंगे। वहां से दूसरा ग्रह जो होगा क्रमानुसार वह शुभ फल देगा, चौथा शुभ फल देगा, छठा शुभ फल देगा, सातवां उल्लास आदि देगा, खुशियां देगा, शुभ फल नहीं है। और नौ अति शुभदायी है। यानी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र स्वामी पहला ग्रह बनते हैं, वहां से गणना आरंभ होती है और पहला ग्रह निश्चित फल देते हैं, दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां शुभ फल देते हैं। वहीं तीसरा पांचवां सातवां जो ग्रह बनते हैं वे अशुभ फलदायी पीड़ा देते हैं, यहां तक कि अति पीड़ा भी देते हैं, बाधक होते हैं, हर तरह की समस्याएं हमें देते हैं। निधन भी इसी क्रम में होता है, सातवां ग्रह होते हैं वे निधन के कारण। अब हमारे पास जो हमने कहा था कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जो ग्रह आपके हैं वो कैसे कुंडली में फल दे रहे हैं, तो यदि यहाँ पर ग्रह हमारे जन्म कुंडली में ग्रह लग्नेश हो, भाग्य भाव के स्वामी, वाह कितना खुश है कि भाग्य भाव के स्वामी है हमारे ग्रह। लेकिन यहाँ पर ग्रह पीड़ा की स्थिति में पड़े हुए हैं, स्वाभाविक है कि वे हमें पीड़ा ही दें। और इस प्रकार हम फल को निकाल सकते। दशा महादशा जो पहला तीसरा पांचवा सातवां का जो ग्रह का महादशा होगा वह परेशानी भरा होगा, चुनौतियों भरा हो सकता है। और ये चुनौतियां या परेशानियां की जो मात्रा है, परिमाण है, इंटेंसिटी है, और जैसे जैसे इसके क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे ज्यादा होता है। यानी पहला ग्रह कम पीड़ादायक, तीसरा ग्रह उससे ज्यादा, पांचवा ग्रह तीसरे से भी ज्यादा, और सातवां असह्य पीड़ा सबसे ज्यादा। तो हम जब महादशा का फल देखते हैं तो कि कौन दस हमारे ग्रह शुभ फलदायी है, यानी दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह के समूह में है, तो वह हमारे लिए बहुत अच्छा है। वहीं तीसरा पहला तीसरा पांचवा सातवां ग्रह के समूह में है तो हमारे लिए पीड़ादायक, चुनौती भरा हो सकता है। और यही नवतारा चक्र पद्धति आपसे सटीकता कराता है। आप भी कर सकते हैं, खुद आंक सकते। जन्म पत्रिका में चंद्रमा हमारा जिस नक्षत्र में है, यदि उस नक्षत्र को हम अपने मित्रों परिजनों का भी जाने और फिर तालमेल निकालें कि वे नक्षत्र हमारे लिए क्या फल दे रहे हैं, तो जब दोनों को मिलाते हैं तब पता चलता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ शुभकारी है, कोई व्यक्ति हमारे लिए अति अशुभकारी है, कोई अशुभकारी है, और आदि आदि। कुछ रिश्ते भी ऐसे हो सकते जो हम नवतारा चक्र पद्धति से निकाल सकते। तो ये रहा नवतारा चक्र पद्धति पर संक्षिप्त परिचय। हम जान सकते हैं कि मेरा पार्टनर बिजनेस पार्टनर कैसा होगा, हम जान सकते हैं कि यदि हम हमारे संतान के साथ संबंध कैसे होंगे, हम उनके लिए लाभकारी हो सकते हैं, वे हमारे लिए प्रत्यरी हो सकते हैं, विपत्ति का कारक हो सकते हैं, आदि आदि। तो इसलिए इस पद्धति को जरूर सीखें, जरूर अपनाएं अपने निजी जीवन। तो चलिए
हम यह छोटी सी प्रस्तुति हम समाप्त करते हैं। आज देखते हैं चंद्रमा कैसे गोचर कर रहे हैं और उसका फल क्या है। चंद्रमा आज जो गोचर करेंगे वे श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे 6:53 सुबह तक। उसके बाद वे श्रविष्ठा नक्षत्र में आएंगे। और यदि मेरा जन्म भरणी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में होगा वह, तो पहला भाग विपत्त का कारण होगा और 6:53 के बाद क्षेम का कारक होगा यानी शुभ। वहीं यदि हमारा जन्म पुष अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद में हुआ है तो पहला भाग साधक होगा यानी शुभ फलदायी होगा, और दूसरा भाग पूरे बाबा निधन कारक होगा, नैधन्य होगा, अति पीड़ादायक। तो सावधान रहें। जब भी अशुभ परिस्थिति रहे तो आप धैर्य रखें लेकिन सावधान। हाँ, इस अवधि में जब तक कि आपका अशुभ काल है, अशुभ नक्षत्र में आपका मेल मिलाप हो रहा है, तो चंद्रमा का मेल मिलाप हो रहा है, तो आप वैसी स्थिति में उस अवधि तक, जो हम नित्य अवधि बताते हैं चंद्रमा के गोचर का, तो उस अवधि तक आप उसको त्याग करके रखें, कोई भी काम न करें। दूसरे दिन के लिए टाल या आपको उससे पहले काम करें। तो ये चीज हुआ। अब हम देखते हैं, हम जब चूंकि हम आपको सुझाव यही देते हैं रिस्क न लें, क्योंकि रिस्क लेने से समस्याएं खड़ी हो सकती है, समस्याएं बढ़ सकती है, तो सॉल्यूशन कम हो सकता है। और कुछ लोगों का सुझाव इसलिए आया था कि ऐसा हो सकता है हमारे साथ, संभावना है कि हमारा जन्म नक्षत्र विषम परिस्थिति में है और वह सुफल नहीं दे रहा है, फिर भी कुछ काम करने हैं जो कि अति जरूरी है। तो वैसी स्थिति में आपके सुझाव के अनुसार हमने संकलित किया है उपाय। उपाय के तौर पर पहले हम बता दें, बताने के पहले कि उपाय क्या है, आपको बता दें यह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है, इसलिए रिस्क नहीं लेने के लिए हम बोल रहे हैं, रिस्क नहीं ले। फिर भी यदि आप बाध्य होकर कोई काम करना चाहते हैं तो जन्म नक्षत्र में यदि आज का दिन है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यरि में है तो नमक का दान करें, और नैधन्य है तो ऐसे मुहूर्त को त्याग दें क्योंकि यह उपयोगी नहीं होगा। फिर भी बहुत मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। तो ये रहे आज के चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन। अब आपको हम ले चलते हैं चंद्रमा राशि के अनुसार कैसा दिन आज का रहेगा, और वह है चंद्रमा का गोचर आज कुंभ राशि में, फिलहाल वे मकर राशि में। यह फल पिछला भाग हमने देखा था चंद्रमा किस नक्षत्र में है और जन्म कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र में है, और आज चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर, ये दो स्थितियों को हम मिलाकर फलित करते हैं। यहाँ पर भी स्थिति वही है लेकिन वह राशि, चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं और उस समय हमारा ग्रह कुंडली का ग्रह चंद्रमा किस कुंडली में कहाँ पर है, कौन राशि में। तो जो राशि का आपस का राशि का मिलन होता है और उसी के अनुसार फलित होता है, तो ये जिसे चंद्र बलम कहा जाता है। तो आज चंद्रमा मकर राशि में है, और जब तक मकर राशि में है तब तक मेष राशि के वाले के लिए कर्क सिंह वृश्चिक मकर और मीन राशि के जातक के लिए दिन उत्तमता कह सकते हैं। वहीं तत्पश्चात जब कुंभ राशि में ग्रह जाते हैं तो मेष वृषभ सिंह कन्या धनु और कुंभ राशि वाले जातक के लिए उत्तमता के शेष ग्रह सावधान रहे और अशुभता का निराकरण। इन्हीं शब्दों के साथ
हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष पर, जो चौथे वाक्य पर। चौघड़िया ज्योतिष एक प्रकार का मुहूर्त बताता है, एक तरह का वह अवधि बताता है जब कोई भी कार्य करने हैं, कोई भी शुभ काम करने के लिए इसका उपयोग किया है। चाहे वो शुभ काम पूजा पाठ से पर निर्भर करता हो, या कोई और कार्य भी नए कार्य करने से संबंध रखता हो। और यदि कोई व्यक्ति कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो उसे सलाह दिया जाता है कि जब कम से कम चौघड़िया जरूर देखे। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, अंग्रेजी में, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता आपके उपयोग के लिए डाली। आप उसका दर्शन कर, उसका वो देखें और साथ ही साथ उसे नोट कर लाभान्वित। तो चलिए आज के लिए जो यह चौघड़िया है इस पर संक्षिप्त परिचय दें। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात, और 8 चौघड़िया में से 7 चौघड़िया का ही उपयोग होता है। आठवां चौघड़िया को आठवां चौघड़िया को हम नहीं लेते हैं गणना में, क्योंकि सप्ताह के साथ ही थी, इसलिए 8वां चौघड़िया जो पहली चौघड़िया होती है उसी की पुनरावृत्ति। तो 7 चौघड़िया, 7 चौघड़िया दिन के, 7 चौघड़िया रात के, और 8वां चौघड़िया जो होता है पहला चौघड़िया की पुनरावृत्ति, दिन और रात दोनों। आपके पास चौघड़िया की उपयोगिता की एक सारणी उपलब्ध। तो चौघड़िया का संबंध 7 साप्ताहिक दिनों से, और ये 7 साप्ताहिक के दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह मान, और ये सभी ग्रह विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी हुआ करते हैं, यानी विशेष कार्य करने के उद्देश्य से इनका उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो सातों चौघड़िया हुए उनकी उपयोगिता अलग अलग ग्रहों से संबंधित है, और अलग अलग उनके कार्य क्षेत्र। चौघड़िया के जब आकलन करते हैं या चौघड़िया का मुहूर्त उपयोग में लाते हैं, तो यह सुनिश्चित हम करते हैं कि चौघड़िया को, दिन का चौघड़िया क्रमशः, दिन का चौघड़िया और रात का चौघड़िया 8-8 चौघड़िया के होते हैं। और ये 8 चौघड़िया, दिन के चौघड़िया में काल चौघ होता है, का, का, काल काल चौघड़िया हुआ करता है, राहु काल हुआ करता है, वार वेला होता है, काल वेला। यानी फिर से हम बोल देते हैं, राहु काल, काल वेला और वार वेला, ये अशुभता की स्थिति होती है। और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से अशुभता की। तो वैसी स्थिति में आज का चौघड़िया क्या क्या है? जब भी अशुभता की स्थिति रहे तो उसे हमें त्याग देना चाहिए, उस मुहूर्त को नहीं उपयोग में करना चाहिए कभी भी। नहीं तो जो फलित होते हैं वे अच्छा फल। तो आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया चूंकि सूर्य, रविवार है, सूर्य देव का दिन है, इसलिए उद्वेग चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं और उद्वेग चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं। रात्रि का चौघड़िया शुभ चौघड़िया से रात्रि आरंभ हो रहा है और शुभ चौघड़िया से रात्रि समाप्त। इस प्रकार अमृत चौघड़िया, काल चौघड़िया और उद्वेग चौघड़िया जो संध्या समय का है, क्रमशः वार वेला, काल वेला और राहु काल, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। और रात्रि का चौघड़िया में 1:13 से 2:31 तक लाभ चौघड़िया है, जो बुध देव का है, विद्या से संबंधित है, इसको उसका उपयोग नहीं करना। तो चलिए आज इतना ही चौघड़िया ज्योतिष। हम आपको अब ले चलते हैं 5वें भाग में, जो कि 5वां भाग अंतिम भाग है, अंत भला तो सब भला। अंक ज्योतिष पर यह निर्भर है, और अंक ज्योतिष पर आज का दिन कैसा होगा, लेकिन इसके संक्षिप्त परिचय थोड़ा सा अंक ज्योतिष पर कैसे काम करता है। अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है, 1 से 9 अंक तक। शून्य को नहीं गणना में ली जाती है, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। ये 1 से 9 तक का अंक जो है उसके मध्यम अंक 5 होते हैं, जो कि संतुलित करते हैं सभी अंकों। 1 से 9 अंक जब हम प्रयोग में लाते हैं तो आप देख लेंगे कि 1 से 9 अंक का परिवार बनता है हमारे पास, और वह शुभ और शुभ फल देता है। तो चलिए अंक ज्योतिष पर हम आगे चलते हैं। ये 1 से 9 अंक जो है, इनके स्वामी ग्रह अलग अलग होते हैं। पहले ग्रह के सूर्य, दूसरे के चंद्रमा, तीसरे के बृहस्पति, चौथे के राहु, पांचवा के बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल।
इस प्रकार ग्रहों के राजदरबार में उनका अंक, हर अंकों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक को राजा से, दो को रानी से, तीन को गुरु से, चौथा को शरारती तत्व से, पांचवा राजकुमार से, छठा मंत्री से, सातवां धर्मगुरु से, आठवां कार्यपालक या न्यायपालिका से, और नौवां सेनापति अर्थात डॉक्टर। इस प्रकार ग्रहों को हम नाम से जानते। हमारी जन्म तिथि ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है, जो कि स्टैटिक होती है, यानी जिसमें जन्म तिथि माह और वर्ष हुआ करता है। यह हमारे ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, और इसको अंक ज्योतिष में भी एकल अंक में परिवर्तित कर तब उसका उपयोग करते हैं। अंक ज्योतिष में मूलांक जो होता है वो जन्म तिथि का योग होता है, यानी जन्म तिथि का जो योग है वही मूलांक बनता है, और यह मूलांक आपके लिए बहुत उपयोगी। तो मूलांक से हम जातक के बारे में जानते हैं, और सभी अंकों को जब जन्म तिथि का जोड़ लेते हैं तो वह भाग्यांक कहलाता है। और जन्म तिथि माह और जो जन्म तिथि का वर्ष है उसको हटाकर इस वर्ष को अगर जोड़ते हैं तो वह पर्सनल ईयर बताता है, जब इस साल कैसा समय कैसा दिन रहेगा। तो हमने मूलांक भाग्यांक निकालने के लिए सीखा। जन्म तिथि के बाद सबसे पहला जो कर्म होता है, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। सभी अंक, मूलांक, भाग्यांक वगैरह सभी निर्धारित हमारे ईश्वर कर। जब जन्म तिथि हो, हमें मेरा जन्म होता है। लेकिन इसके बाद हम जो अपने कर्म से अंक लाते हैं वे है नाम। अब आप आश्चर्यचकित हुए, नाम का अंक कहां से आता है? तो नाम, कोई भी शब्द हमारे पास जब आएंगे तो शब्द के को ही अंक में परिवर्तित कर लेंगे, अंक शास्त्र में जो उसका उपयोग करने के लिए। और जब अंक शास्त्र से उसको शब्द से उसको अंक में हम परिवर्तित करते हैं, उसकी विधि है कि उनके में प्रयुक्त हुए सभी अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर देते, क्योंकि सूची आपके समझ। और ये जब इसको परिवर्तित करते हैं तब जो अंक बनता है उसको भी एक अंक बना करके हम उसको प्रयोग करते हैं। अब हमारे जन्म तिथि जो मूलांक और भाग्यांक से नामांक जो होता है, यानी नाम का जो अंक हुआ, वह एंटी नहीं होना चाहिए, दुश्मन नहीं होना, नहीं तो जीवन कष्ट में। तो ये काम के लिए क्या आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे? नहीं। अंक ज्योतिष आप सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रयास करना है। और इसलिए अंक ज्योतिष पर हम अलग प्रस्तुति भी करते हैं अंग्रेजी में, जो ताकि अंक ज्योतिष घर घर पहुंचे। हर परिवार में एक अंक ज्योतिष, जो कौन से अंक परेशान कर रहे हैं यह पहचान कर उसे संतुलित करें, दुख को दूर। अब नामांक को हम जब नाम को इस तरह से परिवर्तित करते हैं, तो उदाहरण स्वरूप एक हमने नाम लिया, उसको अंक में मूल्य में हमने परिवर्तित किया, और उसको उससे भी एक अंक बनाकर हम प्रयोग करें। यहाँ फिर पुनः बता दें, शून्य अंक को नहीं लिया जाता है, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। नाम हम भूमिका अदा करता है, उसके बाद फिर मोबाइल अंक भी करता है। क्योंकि हम इन चीजों को बराबर यूज करते हैं, जिन चीजों को बराबर यूज करते हैं वह हमें ऊर्जा ज्यादा देती है, और इसलिए उसका प्रभाव ज्यादा हो। घर में दरवाजे काफी हैं, जिस दरवाजे का उपयोग नहीं करते उससे ऊर्जा नहीं आती। उसी तरह से जिस चीजों को हम उपयोग में नहीं लाते उसकी ऊर्जा नहीं होती। मोबाइल अंक हमारे पास 3 सिम है, तीनों के अंक अलग अलग हैं। जिस अंक को हम ज्यादा यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वह अंक हमारे लिए ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए नामांक बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोबाइल बहुत महत्वपूर्ण है, गाड़ी संख्या का बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी के जातक का मूलांक भाग्यांक 1 होता है, और यदि वह 8 नंबर का गाड़ी ले लिया, इसका अंतिम भाग का केवल अंक का योग 8 पर जाता है, तो उसके लिए समस्या का कारण।
9 पे जाता है वह भी समस्या का आता है। इसलिए कहा गया है 2 मूलांक वाले का यदि वह गाड़ी संख्या 4, 8, 9 रखता है प्रॉब्लम। 4 मूलांक वाले के लिए उसी तरह से उसकी गाड़ी संख्या यदि 8 और 9 पे जाती है समस्या का कारक है। कलर उसी तरह से हम पहचानते हैं कि हर ग्रहों के अलग अलग रंग होते हैं और उसी रंग के अनुसार हमारे लकी कलर। तो सभी हम बाद में इस पर बात करेंगे। आज अब चलते हैं आपको अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। और तो आज का मूलांक 13 तारीख है। आज का मूलांक 4 और 2 का है। और ये दोनों आपस में सत्य, इसलिए इनको कौन संभाल सकता है? इनको नामांक ही। और नामांक कैसा होना चाहिए? जो 4 के लिए भी मित्र हो, 2 के लिए भी मित्र, तभी दोनों में तालमेल अच्छा हो सकता है, अच्छे दिन आ सकते। तो चलिए आज का दिन विभिन्न मूलांक वालों से जातकों के साथ कैसा है। 2 मूलांक वाले का संबंध जिसके साथ अच्छा बहुत सुंदर होता है वह 1 मूलांक वाला होता है। रानी का राजा के साथ संबंध बहुत अच्छा होता है। और उसी तरह से 2 का 3 के साथ संबंध मित्रता का है। 2 का 5 के संबंध संबंध राजकुमार के साथ संबंध मित्रता का है। और 2 का 6 के साथ संबंध तटस्थता का है। उसी तरह से उसी प्रकार से यदि हम देखें तो 2 का 4 के साथ संबंध, 7, 8 और 9 के साथ संबंध अति शत्रुता या शत्रुता का। तो ऐसे जातक जो जिनका मूलांक 4 बनता है, जिनका जन्म तिथि 4, 13, 22, 31 है, जिनका मूलांक 7 बनता है, जिनका जन्म तिथि 7, 16, 25 है किसी भी माह का। 8 मूलांक वाले 8, 17, 26 तारीख को जन्म हुए होते हैं। 9 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि किसी माह का 9, 18, 27 होता है, वे सावधान। 2 अंक बेसिकली पारिवारिक संबंधों के बारे में बताता है, मैरिज से संबंध रखता है। और ऐसी स्थिति में आज का दिन ऐसे जातकों के लिए जो 4 मूलांक वाले हैं, 7 मूलांक वाले, 8, 9 और 9 मूलांक वाले, आपके साथ वाद विवाद से दूर रहें, स्ट्रगल से दूर रहें, डिप्रेशन हो सकता है, सावधान रहें, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, वाद विवाद से दूर रहें, नहीं तो मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब। और शेष जो अंक हुए जिनका मूलांक 2 होता है, 2, 11, 22, 20, 29 को जन्मे, 3, 12, 21, 30 को जन्मे, 4, 13, 22, 31 को जन्मे, सॉरी 3, 12, 21, 30 को जन्मे, और 5, 14, 23 को जन्मे, और 6, 15, 24 को जन्मे, जिनका मूलांक अनुसार 1, 2, 3, 5, 6 होते हैं, उनके लिए दिन आज उत्तम होगा। तो चलिए आज इतना ही। हम आपको पुनः कल नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप हम हर साथ बने रहे इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आप पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें, नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर पोस्ट की सूचना आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। सभी पुराने और नए सब्सक्राइबर से अनुरोध है, साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके भी जीवन में सार्थक जीवन में वे प्रगति कर सके, पंचांग का प्रयोग कर वे जीवन को अधिक सफल बना सके, नव तारा चक्र पद्धति को के अनुसार वे पहचान सके कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, समय का पहचान कर सके और तब वे उचित काम कर सके। उसी तरह से चौघड़िया मुहूर्त का उपयोग कर अपने कार्यों में शुभता में गुणात्मक उसका जो शुभता हो वह ज्यादा। और अंक ज्योतिष आपकी परेशानियों को खुद पहचाने, खुद उपाय करें, क्योंकि हम बराबर 1 अंक के लिए जो अंक ज्योतिषी के पास जा सकते हैं, उदाहरण के नामांक के लिए। अब उसके बाद हमने एक मोबाइल अंक नंबर ले लिया, अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर दिया। शौक से हम गाड़ी ले लिए, गाड़ी की संख्या इस तरह से हुई, लाख रुपए का गाड़ी हम ले सकते हैं, लाखों रुपए के या 2,500 या 3,000 रुपए जो गवर्नमेंट की फीस होती है, चॉइस के नंबर से वह नहीं ले सकते।
तो इस तरह से हम अंकों को तालमेल कर हम वो ले सकते हैं। इसके लिए हमें अंक ज्योतिष के बाद भागने की जरूरत नहीं, इसे साझा करें सभी लोगों के साथ, अपने मित्रजनों परिजनों से मित्रों। तो कल नई प्रस्तुति के साथ हम उपलब्ध होंगे। नया दिन होगा, नया सवेरा होगा, नई प्रस्तुति होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। सूर्य देव की कृपा आप पर बरस बनती बनी रहे। आज रविवार का दिन है, आपका सप्ताह का जो है आरंभ कल से होगा। उसके आप कार्यक्रम जो भी बनाए उसमें ये सुनिश्चित करें कि राहु काल का कोई भी कार्य नहीं और शुभता सुनिश्चित। चलिए आज इतना ही। जय सूर्यदेव। आपका दिन शुभ हो। कल तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।